नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। 5 राज्यों में वोट की जंग इस दौरान छिड़ी हुई है। विधानसभा चुनावों की घोषणा होते ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में सियासी पारा चढ़ गया है। ओबीसी, सनातन, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और महिलाओं से जुड़ी योजनाएं इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दल इन मुद्दों को विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उठा रहे हैं और आगे भी यही मुद्दे चर्चाओं में बने रहने की उम्मीद है। इस चुनावी जंग में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को हथियार बनाने की जुगत में है, तो बीजेपी ने इस चुनावी महाभारत में अपने तरकश में हिंदुत्व और महिला आरक्षण के तीर रखे हैं। इस बीच अंदरूनी विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों परेशान हैं। पांच राज्यों में वोट की जंग छिड़ी हुई है। विधानसभा चुनावों की घोषणा होते ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में सियासी पारा चढ़ गया है। मध्य प्रदेश के महाभारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पहले ही राज्य की 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 136 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर खामोश है। हालांकि अब कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पितृपक्ष के बाद करेगी और इसके बाद कभी भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। भले ही कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही हो, लेकिन मंगलवार को चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली में अपनी रणनीति साफ कर दी। शहडोल के ब्योहारी में राहुल ने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को देश का एक्सरे करार दिया। राहुल ने कहा कि देश में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की स्थिति का सच जानने के लिए हम केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ जातिगत सर्वे कराया जाएगा। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। लेकिन पीएम मोदी का आरोप है कि कांग्रेस जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना चाहती है। पीएम का कहना है कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। उधर राजस्थान में गहलोत बनाम पीएम मोदी की जंग है। कांग्रेस आला कमान ने सीएम गहलोत को खुली छूट दी है, तो पीएम मोदी ने बीजेपी की ओर से कमान संभाली हुई है। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही मेवाड़ की सभी 28 सीटों को लेकर पार्टियों ने समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। मेवाड़ की 28 सीटें प्रदेश की राजनीति में खासा प्रभाव रखती हैं। मेवाड़ की कुल 28 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का वर्चस्व बराबर का है। प्रदेश में मेवाड़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का जनजातीय क्षेत्र प्रदेश की सरकार बनाने और बिगाड़ने में खासा प्रभाव माना जाता है। प्रदेश में मौजूदा विधानसभा में 2 आदिवासी सीटों पर भारत ट्राइबल पार्टी बीटीपी के विधायक हैं। मेवाड़ की 28 सीटों में से 17 आरक्षित सीटों पर नई पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी मेवाड़ वागड़ की सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इससे कांग्रेस बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। वहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय पहली लिस्ट के बाद उभरा असंतोष भी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कुछ सीटों पर विरोध और बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। कुछ के सुर दबे हैं तो कुछ खुलकर सामने हैं।
जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से कई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी हैं। समर्थकों का टिकट कट जाने की वजह से वसुंधरा भी नाखुश हैं, लेकिन हालात को देखकर वो अभी खामोश हैं। लेकिन ये खामोशी कब सियासी भूचाल बन जाए कहा नहीं जा सकता। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। सीएम बघेल अपनी योजनाओं और राम गमन पथ के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व की काट ढूंढ रहे हैं, तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को हथियार बना रही है। बीजेपी की नजर सीएम बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच 36 के आंकड़े पर भी है। बीजेपी इस विवाद को भी चुनाव में भुनाने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को मिलाकर अब तक 90 में से 85 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। जिन 5 सीटों पर बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले, उनमें से एक अंबिकापुर भी है, जो प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की परंपरागत सीट रही है। बीजेपी के इस कदम ने चर्चाओं का बाजार एक बार फिर तेज कर दिया है। दरअसल सिंहदेव द्वारा सार्वजनिक मंच पर केंद्र की तारीफ करने और पीएम नरेंद्र मोदी का बिलासपुर की सभा में इसे लेकर जिक्र करना काफी कुछ कहता है। बघेल और सिंहदेव के बीच 2.5 साल के सीएम वाले फॉर्मूले के फेल होने पर उनकी तल्खी साफ झलक रही है और अब बीजेपी इसका फायदा उठाने की फिराक में है। ऐसे में चुनाव बाद छत्तीसगढ़ का सियासी समीकरण बदल जाए तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इन्हीं 5 राज्यों के चुनावों को लेकर हम करेंगे लोकतंत्र में चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। शाही जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रुद्र प्रताप जी, देश के 5 राज्यों में 7 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, जबकि बाकी राज्यों में एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। साल के ये आखिरी चुनाव सेमीफाइनल तो नहीं है, लेकिन 2024 के आम चुनाव के लिए रिहर्सल जैसे जरूर हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इन 5 राज्यों के चुनावों की, किसकी क्या कुछ स्थिति? देखिए, इसमें जो 3 राज्यों के चुनाव हो जाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान है वहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होती है। तो और ये चुनाव काफी समय से आपने देखा होगा कि एक दूसरे से मतलब जैसे पिछली बार चुनाव में हमने देखा था तीनों जगह पे कांग्रेस जीत गई थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और एक राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ अगर अभी जो कांग्रेस 2 राज्य जीत कर आई है उससे उसका एक मनोबल बढ़ा हुआ है, जो आपने कर्नाटक और हिमाचल में देखा। अगर उसी प्रदर्शन को यहाँ पर वो करने में कामयाब हो जाती है तो उसका एक मनोबल बढ़ता है। वहीं अगर बीजेपी इन चीजों को इसके उलट अगर इन 2-3 राज्यों में से जहां तक अभी जैसे स्थिति अभी दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी चीजों को करने में सफल हो जाती है, तो वो उसके लिए एक बूस्ट का काम करेगा कि जो 24 को चुनाव में जाएगी तो एक नए मनोबल के साथ जाएगी और वो मनोबल उसको आगे आने वाले चुनाव में काम देगा। सेम वही चीज कांग्रेस के लिए है। अगर कांग्रेस इसमें से एक भी राज्य को गंवा देती, क्योंकि उसके 2 राज्य हैं, तो वो उस मनोबल के साथ आगे नहीं जा पाएगी। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि मुद्दों से ज्यादा ये चुनाव एक मनोबल देने वाला चुनाव है दोनों पार्टियों के लिए। इसलिए दोनों पार्टियां बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव में लगी हुई हैं कि इस चुनाव में 24 से पहले वो इस मनोबल के साथ आगे जाए, जिससे वो अपने कार्यकर्ताओं को या जो भी अलग अलग गठबंधन अलग अलग मुद्दों की बात हो रही है उस पे वो आगे जाकर के 24 में सरकार को घेर सकें। वहीं अगर बीजेपी इन राज्यों को जीत लेगी तो कहीं न कहीं जो अभी एक गठबंधन बना हुआ है या जो कांग्रेस की जीते हुए राज्य हैं, जो उसका पीछे से अभी 2 जो राज्य जीते हैं, उसके इतर उसको ये साबित करने का मौका मिल जाएगा
कि हम कांग्रेस को आसानी से इन जगहों पर हरा लिए और जनता हमारे साथ है। क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव थोड़े से अलग होते हैं। जब ये कांग्रेस से तीनों राज्य जीत गई थी तब भी बीजेपी ने वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लोकसभा चुनाव में। तो उससे अलग अगर बीजेपी इन राज्यों को जीत जाती है तो बीजेपी एक बहुत बड़ा मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी। शुरुआत आपने कांग्रेस से की थी कि कांग्रेस का जो मनोबल है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि काफी बढ़ा है, क्योंकि कर्नाटक भी जीता, हिमाचल भी जीता। पीयूष पंत जी, चुनाव की तारीखों की घोषणा तो अब हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां काफी पहले से ही चुनाव कैंपेन शुरू कर चुकी हैं। अब तक का हाल तो यही बता रहा है कि 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों का दबदबा देखने को मिल रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव को? देखिए यशो जी, ये चुनाव निश्चित रूप से 5 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस बार लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से जो है कि विपक्षी दल जो है एक साथ आए हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की उनके लिए। तो ये उनके लिए जीने और मरने का सवाल है, क्योंकि फिर अगर जिस तरह से गठबंधन बना है और वो कोई प्रभावी ढंग से अगर जो है 2024 में नहीं परफॉर्म कर सका, तो निश्चित रूप से फिर तो जो है कि आने वाले समय के लिए भी जो है कहीं न कहीं जो है विपक्षी दल कमजोर पड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो है वर्चस्व भारतीय राजनीति में बना रहेगा। तो इसलिए जो है कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मजबूती से ये 5 राज्यों को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि 2024 ही नहीं उनके लिए जरूरी है, बल्कि किस तरह से इन राज्यों को भी जो है विपक्षी दल जीते। विपक्षी दल से मेरा मतलब है कि जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं उसके बदले, जैसे कि आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, वही एक भारतीय जनता पार्टी, मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गठबंधन के साथ वहाँ चला रही है वो। तो निश्चित रूप से और अपनी सरकारें अगर कांग्रेस जो है अपनी सरकार जो है उसको रिटेन कर सके 2 राज्यों में और मध्य प्रदेश ले सके, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद बनेगी जो इंडिया जो गठबंधन है उसके लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि आपने जैसा कहा भी कि जो है कि पहले से ही जो है सभी पार्टियां जो है वो कैंपेन में लगी हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी 3 बार जो है कि मध्य प्रदेश भी गए और राजस्थान भी गए, तमाम जो है कि चुनाव से पहले जो है कि तमाम घोषणाएं की गई कि उसके फाउंडेशन रखे गए और ये कहा गया कि हम ये इसके लिए ये लाएंगे। जैसे कि आप देखिए कि विश्वकर्मा दिवस में जो है उनके लिए स्पेशल एक योजना लाई गई। ये सब चुनाव को देखते हुए सब हुआ है, तो निश्चित रूप से तैयारी बहुत चल रही है। इसलिए मैंने कहा चुनौती है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश में चुनौती है और राजस्थान में 2 जगह बहुत चुनौती है। राजस्थान में अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, क्योंकि वहाँ पे अंदरूनी जो कलह है वहाँ पे वो उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। भले ही अभी शांत हो सचिन पायलट, लेकिन वो मुझे लगता है कहीं न कहीं अभी भी जो है वो आग बुझी ठंडी नहीं हुई है। और इस तरह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है गहलोत को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में हम देख रहे हैं कि अंदरूनी तरीके से वहाँ भी बहुत ज्यादा, बिल्कुल वही मैं जिक्र भी करने वाली थी कि अब राजस्थान के भीतर सिर्फ कांग्रेस में ही विवाद नहीं रह गया है, बल्कि बीजेपी में भी वही विवाद अब देखने को मिल रहा है। इसको लेकर मैं आप दोनों से चर्चा करूंगी। अश्वनी शाही जी, एक सवाल है, हो सकता है आपको थोड़ा सा चुभ जाए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां वो अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी तो सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। क्या उन्हें अपनी पार्टी के बड़े चेहरों पर भरोसा नहीं है, या वो हर चीज का क्रेडिट सिर्फ खुद ही लेना जानते हैं? रेशु जी, देखिए चुभने वाला कोई सवाल नहीं है, ये बहुत जायज सवाल है और प्रश्न एक मन में आप लोगों के उठना भी जायज है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, जो हमारे साथ 38 दल हैं उसके सर्वमान्य नेता हैं। सबने देखिए हमारा जो एनडीए गठबंधन है, सबने मिलकर उनको माला पहनाया और ये कहा कि हम लोगों ने इनको नेता मान लिया है। बाकी इंडिया अलायंस के जितने दल हैं
ये लोग अपनी चीजों को करें भाई, इनको हम लेकर आएंगे, हम उनको लेकर आएंगे, हम वो हमारे रहेंगे। लेकिन जो हमारे सर्वमान्य नेता और सबसे इस समय सबसे बड़े नेता हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और निसंदेह पूरे देश की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है, उनके कामों के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी में वो लड़ाई नहीं है। हमारे पास नेताओं की बड़ी खेप है कि हम अगर जैसे मान लीजिए कि 2017 में चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, कहीं कोई दूर दूर तक जो है हमारा प्रत्याशी नहीं था, लेकिन हमने दोनों दलों को पछाड़ा, 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी। उसके बाद माननीय योगी जी ने इतना प्रचंड काम किया कि 37 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा उन्होंने। वहाँ देखिए आसाम में हमने मुख्यमंत्री बदल दिया। ठीक है, तो लोग जोड़ी बना रहे हैं, आप जोड़ी को तोड़ने का काम ही करते हैं क्या? आप ये सोचते हैं कि कोई जोड़ी बना रहा है तो उसको कैसे तोड़ा जाए? रेसू जी, गुजरात ले चलता हूँ आपको। गुजरात में पूरी सरकार बदल दी हम लोगों ने। भूपेन भाई को जो है वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर से लोग कह रहे थे कि सारे समीक्षक कह रहे थे विरोधी दल की तो बात ही छोड़ दीजिए, अरे पता नहीं इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन रेसू जी एक बात मैं बताना चाहूंगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी का गांव गांव में, बूथ बूथ में घुसा हुआ हमारा संगठन है। और मध्य प्रदेश तो जड़ है हमारी। और आज जो है जो चीजें दिख रही हैं, ये बहुत कहीं से भी सर्वे भी आ रहा, देख लीजिए। मध्य प्रदेश जड़ है, तभी वहां पर आपके नेता ये कह रहे हैं कि भैया हम तो तैयार ही नहीं थे, हमको पता नहीं क्यों टिकट दे दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना ही होगा, जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनको आप दे नहीं रहे, जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयार नहीं है उनको आप टिकट दे रहे हैं। देखिए, इससे हम लोग जो है इसको नेगेटिव नैरेटिव में लेकर चले जाते हैं कि वो मांग नहीं रहे थे। लेकिन दूसरा चीज है कि उनका वो देखिए कहना और पार्टी का टिकट देना, यानी कि पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है और सारे कार्यकर्ता हैं जिनको जो दायित्व दिया जाएगा वो दायित्व पर अपना निर्वहन करेंगे। चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, देखिए जितने टिकट ये दिए गए हैं लगभग उसमें मैक्सिमम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। और ये प्रयोग हम लोगों ने 3 सीट होते हुए बंगाल में किया, जहां 77 हो गए। हम लोगों ने त्रिपुरा में किया, वहां भी हम चुनाव जीते। ये सीटें जो है बड़े नेताओं की अगल बगल की सीटों को भी प्रभावित करती हैं उनके साथ। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाया है कि हमको मध्य प्रदेश जो हम कमजोर रह गए थे, चाहे चंबल प्रभाग देख लीजिए, इधर भिंड मुरैना का देखिए, आपका ये प्रयोग आप ही के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से घमासान मचा हुआ है राजस्थान में। आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना शाही जी की आंखों पर अगर पट्टी बांध लेंगे तो आप सोचें कि बाकी लोगों को भी कुछ नहीं दिख रहा। मैं आपको उदाहरण भी दूंगी, लेकिन बहुत देर से त्यागी जी बैठे हैं, कहेंगे मुझे मौका नहीं दिया। मैं आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी सर, 1 घंटे की डिबेट है, मैं आऊंगी आपके पास। अभिमन्यु त्यागी जी, राजस्थान कांग्रेस में विवाद का फायदा उठाकर राजस्थान में राज तिलक का सपना देख रही बीजेपी के नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। जिसको टिकट नहीं मिला वो खुलकर बगावत करने के लिए अब तैयार हो गया है। कल तक आप लोगों के ऊपर उंगली उठाने वाले आज खुद आपसी झगड़े को लेकर चुनाव से ठीक पहले यही चीजें झेल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, जब कर्नाटक के चुनाव थे, तब भी ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन उन बातों के बीच में एक बात और थी बहुत बड़ी, वो ये थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली छोड़कर कर्नाटक में चुनाव प्रचारों के मैदान में थे। उन्होंने गालियां तक की नहीं, उन्होंने केरला फाइल तक की चर्चा करी, उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद जिस चीज की भी जरूरत थी, जिन जिन हथियारों को वो इस्तेमाल कर सकते थे, उन सब हथियारों का इस्तेमाल किया और वह भ्रष्टाचारी सरकार की आड़ में जाके खड़े हो गए। लेकिन जनता ने उस कमीशन खोर जो पूर्व की भाजपा सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब मैं कहना चाहता हूं कि जैसे वसुंधरा की सरकार थी, लोग वहां पीड़ित थे, लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। आज वहां मजबूरी में प्रधानमंत्री जी को अपने चेहरे पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी लीडरशिप भ्रष्टाचार में, करप्शन में लिप्त थी, नकारा थी। रमन सिंह का कहीं कुछ पता नहीं, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल था। अब वह मामा शिवराज के लिए वहां पर भी जाके प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। अपनी पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार के नाम पे कहीं कहीं वोट नहीं मांग पाते, क्योंकि ये लोग काम करते नहीं, भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं।
जनता के लिए काम नहीं करते, जनता का पैसा लूटकर चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे देते हैं। महंगाई बेलगाम हो गई, उस पर कभी चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? वो मैनिफेस्टो जो इनका 2014 का था, आज तक वो भी पूरा नहीं हो पाया केंद्र का। तो इस सब बातें सत्ता लोलू भाजपा की जो रही है आज तक, वो सब झूठी है, जनता के सामने है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 5 के 5 राज्यों की चुनाव जीतकर सामने आएगी। ठीक है, शाही जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद कुछ और मेरे सवाल हैं वो मैं आपसे करूंगी। जी देखिए, राजस्थान में आज हालात ये हैं कि वहाँ के एक मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार होते रहेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं ये छोटा बलात्कार है, ये बड़ा बलात्कार है। ये लोग जाने के पहले वहाँ कहते हैं किसानों का ऋण माफ करेंगे, और उसके बाद कितने घरों में आरतियां कटी, कितनी लाठियों से किसान पीटे गए, ये उनका वादा रहा। उसके बाद इन्हीं के एक मंत्री जो माननीय थे वहां पर, और इन्होंने सवाल उठा दिया सदन में, उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें वहां भी इकट्ठा हो चुकी हैं। अब मैं ठीक है शाही जी, इन बातों पर मत जाइए, क्योंकि अगर आप ये बातें करेंगे तो अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, फिर त्यागी जी उस बात को भी दोहराएंगे, मणिपुर में क्या हुआ उस बात को भी दोहराएंगे, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। फिर आप भी उसके लिए तैयार रहिएगा। रेसू जी एकदम सब लोग तैयार हैं, और अभी इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और बहुत कहा कि इस मुद्दे पर वो जा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा आईना दिखाता हूँ त्यागी जी को। मैं इनको छत्तीसगढ़ लिए चलता हूँ, ज्यादा की बात हम नहीं करेंगे, जल्दी में कहना चाहेंगे कि 229 करोड़ का गोबर खा गए बघेल जी। अभी 246 करोड़ का गोबर इकट्ठा हुआ, खरीदा गया, 17 करोड़ का प्रोडक्ट बना उसका, बाकी का गोबर खा गए, खत्म हो गया। वो कहाँ गया? ये विधानसभा में हमारे माननीय विधायक सौरभ जी ने उठाया, उस पर भी जांच चल रही है। उसके बाद देखिए उनके पीएस वो महिला आईएएस के पास कितने पैसे बरामद हुए, ये सब वहाँ भ्रष्टाचार का भी एक अड्डा बना हुआ है। 15 महीने या 16 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में आती है, जाते जाते मोबाइल घोटाला 63 करोड़ का कर जाते हैं कमलनाथ जी। तो ये लोग भी उसमें लिप्त हैं। और मैं कर्नाटक की बात करना चाहता हूँ। मनु जी ने जो कहा 36% वोट वहां पर हमको मिला, जो इंटैक्ट हमारा वोट था, जनता ने हमको नकारा नहीं। हमारी जनता जो पिछली बार की थी हमारे साथ खड़ी रही। हार जीत हमको सब स्वीकार है। यही वहां पर 0.09% से हम पीछे रह गए हिमाचल में। जनता ने हमको नकारा नहीं, 37,000 वोट से हारे हम, हार स्वीकार है। मगर आपको इधर से यहाँ से लेके 5 राज्य का जो चुनाव है, 5 राज्यों में देखिए क्या स्थिति है आज। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कह रही हैं रेसू जी, तो शायद आपके पास जानकारी होगी, लेकिन मैं तो कहता हूं कि किस तरीके से एक उप मुख्यमंत्री को नालायक, नाकारा, क्या क्या कहा गया एक मुख्यमंत्री के द्वारा, ये सर्व समाज ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, चुनाव जब होता है तो जो टिकट नहीं पाता है किसी दल का हो, वो अपनी राजनीतिक जीवन जारी रखने के लिए कहीं न कहीं इधर उधर जाता है। एक ही व्यक्ति के कहने पर चलती है, और वो जगह जगह जाकर कहते भी हैं कि हर जीत की गारंटी मैं खुद हूं। एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी अभिमन्यु त्यागी जी, उसके बाद मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। देखिए, अभी हमारे भाई शाही जी भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। आज ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार से अपील की है कि जो कैग के जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जिन्होंने ऑडिट में भ्रष्टाचार पकड़ा, चाहे भारत वाला प्रोजेक्ट का हो भ्रष्टाचार, जिसमें 17 करोड़ रुपए किलोमीटर की हिसाब से जो सड़क बननी थी, वो 250 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क हुई। आयुष्मान भारत का भ्रष्टाचार पकड़ा। उन अधिकारियों का इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। आज ही कांग्रेस पार्टी ने अपील की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल भिन्न है। जब विपक्ष में होते हैं तब कुछ और बात करते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो लोगों को लूटते हैं। लोगों की पॉकेट का जो पैसा है, जो गाड़ी कमाई है, उसको चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे देते हैं, और बाद में लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो जाता है। अगर सदन में राहुल गांधी जी अब पूछते हैं कि ये लूट करने वाले ये चंद लोग, फलाने ये लोग, ये क्यों है, तो उनकी सदस्यता तक चली जाती है। आप देखें, इस सरकार में, भाजपा की सरकार में ये सब हो रहा है कि लोगों की आय घट गई है और खर्चा, महंगाई बढ़ गई है। चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे व्यापारी हो, आज हर कोई परेशान। ठीक है, मैं जवाब लूंगी शाही जी से, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी के चुनावों को लेकर कर रहे हैं हम चर्चा, और कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष पंत जी,
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी समर्थकों का टिकट कट जाने की वजह से वसुंधरा नाखुश हैं। वसुंधरा की नाराजगी का असर चुनावों के बाद भी पड़ सकता है क्या? क्योंकि माना जा रहा है चुनाव के बाद बीजेपी में वसुंधरा इस दौरान किंग मेकर बनकर सामने आ सकती हैं। बीजेपी अपने दम पर अगर सरकार भी बना लेती है तब भी वसुंधरा राजे सरकार को गिराने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में बीजेपी को वसुंधरा राजे की अनदेखी क्या भारी पड़ सकती है? क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक चुनाव के बाद भी रहेंगे। निश्चित रूप से देखिए, अभी भी जो है कि चुनाव के बाद मैं कहूंगा कि चुनाव के दौरान भी अगर इसी तरह से वो नाराज बनी रही हो, कभी देखिए अभी तो जो लिस्ट आई है उसमें उनके समर्थक जो है और शेखावत परिवार के शेखावत जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद है उनका टिकट भी काट दिया गया है और वो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। तो 2-3 उनके जो करीबी हैं उन सबका टिकट काट दिया गया है, तो वो चुपचाप नहीं बैठेंगी। तो मुझे लगता है कि वो डैमेज करेंगी, इस चुनाव के दौरान भी करेंगी, क्योंकि चाहे माने न माने, मोदी जी न माने या भारतीय जनता पार्टी का न माने, वसुंधरा राजे का अपना वहाँ महत्व है। दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है दिया कुमारी कुछ वहाँ की जो राजघराने से आती है उनको जो वसुंधरा राजे के एक विकल्प के रूप में स्थापित करने को लिए उनको टिकट भी दे दिया गया है, जिसकी वो सांसद है और उनको टिकट उतारा गया है वहाँ पे। लेकिन वसुंधरा राजे का अपनी एक वहाँ हैसियत है और वो लगातार जनता से मिलती नहीं। अभी भी उन्होंने हाल में जो है कि एक यात्रा निकाली थी, जो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को रास नहीं आया, मोदी जी को नहीं पसंद आया कि वो जो यात्रा निकाल रही है, तो और नाराजगी हमने देखा था चुनावी सभा में पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि देखिए वसुंधरा राजे जो है काफी डैमेज कर सकती है और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है चुनाव के दौरान। जीती हुई पार्टी भी मुझे लगता है कि हार सकती है इस चुनाव को, अगर वो वसुंधरा राजे को इसी तरह से नाराज रखा गया तो। जहां तक देखिए अभी वो अश्विनी जी कह रहे थे मोदी जी के बारे में, तो निश्चित रूप से मोदी जी एक लोकप्रिय नेता है और जहां तक जो है कि केंद्र का चुनाव होता है उसमें निश्चित आज भी उनकी लोकप्रियता है। लेकिन राज्यों का अगर संदर्भ में हम देखें तो मोदी जी जो है कि राज्य जिताने की एक कुंजी नहीं है। हमने ये तमाम चुनाव में देखा, अगर हम मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव की बात करें तो भाजपा हार गई थी और मोदी जी ही वहाँ चुनाव को लीड कर रहे थे, वो कैंपेन कर रहे थे पूरी तरीके से। उसके बाद हमने हिमाचल में देखा, कर्नाटक में तो धीरे धीरे मोदी जी ने अपने नाम पे जो है वोट मांगा था वहाँ पे, भी वहाँ के लोगों ने उनको नजर आ दिया वहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं कि मोदी जी राज्य के संदर्भ में राज्यों के चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी हो पाते हैं। हाँ, केंद्र के चुनाव जो होते हैं 2024 के चुनाव अगर देखें तो निश्चित रूप से वो एक ज्यादा लोकप्रिय नेता है, उसमें संभावना बनती है। लेकिन राज्य में राज्य के अपने मुद्दे होते हैं, वहाँ की सरकारों के परफॉर्मेंस होती है, पार्टी का अपना जिस तरह का वहाँ पे एक सियासी गणित होता है और समीकरण होता है, नेताओं की आपस की फुटबॉल होती है, ये तमाम चीजें होती है जो मायने रखती है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वजह से बहुत बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से जो है वसुंधरा राजे जो है भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द बन सकती है, न केवल चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद बल्कि चुनाव के दौरान। बिल्कुल। रुद्र प्रताप जी, वसुंधरा राजे की जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है और दिया कुमारी को जिस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, क्या एक महारानी की एंट्री से दूसरी महारानी की तवज्जो कम करने की कोशिश की जा रही है, या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के पास कई विकल्प हैं और वसुंधरा की नाराजगी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इसको इस तरह से मैं नहीं देखता हूँ। कारण क्या है कि जितने भी हमारे ख्याल से राजस्थान में टिकट के फैसले हुए हैं उसमें वसुंधरा जी की बहुत अहम भूमिका रही है। और देखिए बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट या जो संगठन का मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी चीजों से सीखते हैं। मैं शाही जी की बात का एकदम समर्थन करता हूँ कि चाहे वो कर्नाटक हारे हैं या हिमाचल हारे हैं, उन्होंने अपने वोट के परसेंटेज को बचा के रखा है, वो बहुत बड़ी हार नहीं हारते हैं। बीजेपी की आपने देखा होगा कि जीत बड़ी हो सकती है लेकिन उनकी हार बहुत बड़ी हार नहीं होती, वो कहीं न कहीं अपने वोट बैंक को बचाने में सफल होते हैं। जहां तक हम लोग राजस्थान की बात कर रहे हैं, देखिए बीजेपी का एक ट्रेंड है और ये बीजेपी हमारे ख्याल से ये 24 के पहले लागू करेगी। देखिए बीजेपी नए नेताओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के पास विकल्प है। वसुंधरा जी उसमें हर चीजों में इन्वॉल्व दिख रही हैं। जो आपने देखा होगा टिकट बंटने से पहले जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें सब जगहों शामिल रही हैं। बीजेपी नए नेतृत्व को आगे ला रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर अगर सरकार बनती है
तो नए चेहरे आपको मुख्यमंत्री दिखने को मिलेंगे। क्योंकि आप देखें, चाहे शिवराज जी रहे हों या उसके पहले मध्य प्रदेश में जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी उमा भारती जी रहे हों, या आप वसुंधरा राजे जी को ही देखिए, तो बीजेपी नए उम्र के लोगों को एक प्रोजेक्ट करती है आने वाले समय में, फिर उसके साथ वो 15-20 साल उस प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रूप से रहती है। वो प्रक्रिया में बीजेपी दिखाई दे रही है। तो ये मुझे नहीं ऐसा लगता है। दूसरे क्या होता है कि बीजेपी के साथ एक और प्लस पॉइंट जुड़ जाता है कि वो अपने नेताओं को केंद्र में भी शिफ्ट कर लेती है। जैसे अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे केंद्रीय नेताओं को, सांसदों को उन्होंने विधानसभा के लिए भेजा है। तो उसी तरह से वो आप देखेगा कि बहुत सारे जो नाखुश लोग हैं उनको वो केंद्र में लाएंगे, वो लोकसभा के चुनाव के साथ ला देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। तो ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये बीजेपी का इतिहास रहा है। बीजेपी का आंतरिक जो संगठन है वो इतना मजबूत है कि बीजेपी में इस तरह की चीजें आपने देखा होगा कि दो फाड़ हो जाना, पार्टी से अलग हो जाना, ऐसी कोई चीजें हुई नहीं है। तो ये बीजेपी के लिए समस्या नहीं है। इससे अलग एक कांग्रेस के लिए आने वाले समय में इसलिए समस्या होगी क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपना टिकट नहीं घोषित किया है, और कांग्रेस जिस समय टिकट अपना घोषित करने जाएगी उसके बाद उसके पास चुनाव के लिए बहुत कम समय बचेगा। तो अगर उस समय उसके लोगों के बीच अगर ऐसी नाराजगी देखी जाएगी तो उसका मैनेजमेंट कर पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। तो ये कांग्रेस ने जो दांव खेला है, मुझे लग रहा है कि ये कहीं कांग्रेस पे उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि जब टिकट लोगों ने आस लगा रखी है एंड टाइम पे कटेगा, तो उस जो 10-15-20 दिन का टाइम बचेगा उस समय में उस चीजों को मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि बीजेपी ने इसकी तैयारी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जिसके प्रत्याशियों की घोषणा उसने 1-1.5 महीने पहले कर रखी है, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। क्योंकि कुछ सीटों पर देखिए, लोकतंत्र है, हमेशा ये विवाद चलते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसका टिकट कटेगा तो वो खुश रहेगा, लेकिन पार्टी उसको मैनेज करती है। और आप देखिएगा, इसमें बहुत सारे आपके चेहरे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से आपको देखेंगे कि बड़े बड़े चेहरे आपके 24 के चुनाव में वो लोकसभा से लड़ करके केंद्र में आ जाएंगे। तो मुझे इसमें कहीं मुश्किल नजर नहीं आती है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी, अभी तक तो आप बड़े खुश नजर आ रहे थे, वो इसलिए कि बीजेपी में जिन दिग्गजों का टिकट कटा है उनमें आपसी झगड़े और विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ तो अभी तक टिकट बटा ही नहीं है, ये ही नहीं पता है कि भैया किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। प्रियंका दीदी वोट मांग रही हैं, वोट हमको ही देना। राहुल गांधी वोट मांग रहे हैं, वोट हमको ही देना। लेकिन किसी को यही नहीं पता कि वोट किसको देनी है। कब टिकट का बंटवारा आप लोग करेंगे? देखिए, टिकट का बंटवारे का काम तो आला कमान का है, और जब टिकट की लिस्ट लगेगी तो जैसे हमको जानकारी मिलेगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी। नहीं, हो सकता है हमें आपसे भी पहले जानकारी मिल जाए, हम ही आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब तक टिकट डिक्लेयर हो तब तक जो एंटरटेनमेंट है वो भाजपा कार्यालय और जहाँ जहाँ जिन बड़े नेताओं के, भाजपा के नेताओं के टिकट कटे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री, सेंटर मिनिस्टर से लेकर सांसदों तक को जो विधानसभा के चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है बात कि इनके पास नेताओं की पूरी कमी पर ये तो तब तक नाराजगी को समाप्त कर लेंगे, ये तब तक नाराजगी को समाप्त कर लेंगे ना। इनके पास तो समय है, आपके पास तो वो समय भी नहीं बचेगा। और हमारे पास सब समय है, हमारी तैयारी पूरी है। चाहे राजस्थान में गहलोत साहब हो, सचिन पायलट साहब हो, वो मिलकर कांग्रेस पार्टी मिलकर, आला कमान मिलकर टिकटों का निर्धारण कर रही है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, कमलनाथ साहब की बात हो, दिग्विजय सिंह जी की बात हो, तो वहाँ प्रभारी जी की बात हो, तो सब जगह, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, भूपेश बघेल जी और टी.एस. देव बाबा और हमारे प्रभारी जी सब मिलकर टिकट का निर्धारण तो देखिए इस तरह से होगा कि जनता के जो लोग हैं वो जनता उन्हें चुनकर भेजेगी। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, जो जनता भी ये ना कहने लगे कि बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, उनको विधानसभा लड़ाया जा रहा है। यानी ये मानना पड़ेगा कि वो मोदी जी के नाम पर लड़े थे, मोदी लहर में वो जीत कर गए थे। चलिए, वो कुछ तो प्रयोग कर रहे हैं, वो उसमें सफल होते हैं या असफल होते हैं, कुछ तो नया प्रयोग कर रहे हैं। आपने तो अभी तक कोई प्रयोग ही नहीं किया है ना। प्रयोग हमारे तो टिकट कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिसी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के निकट पर ही आकर हमेशा से टिकट का निर्धारण करती है और सब कुछ ये काम आला कमान के हाथ में होता है। आला कमान अगर कुछ बात बताएगा कि पहले टिकट होगा उसको हम बता देंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे बड़े भाई शाही जी की पार्टी बड़े बड़े अंदाज में बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा लड़ा रही है और वो बेचारे कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते, हम तो कुछ और चाहते थे, तो वो सब साफ देखने को मिल रहा है कि यानी कि वो अब की बार उन्हें सांसद का टिकट भी नहीं मिलेगा और विधानसभा भी वो हारेंगे और बैक टू पवेलियन उनको कर दिया जाएगा
और अगले पार्लियामेंट में नए लोगों को लेकर आएंगे। वो अलग बात है कि अब की बार इंडिया अलायंस का जो केंद्र में चलने जा रहा है और 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण तौर पर पूर्ण सरकार बनाने जा रही है। चलिए, बातें डिबेट में अच्छी लगती हैं। डिबेट में ही आप बैठे बैठे यहीं से अगर आपका बस चले तो बिना टिकट के ही आप कांग्रेस पार्टी को जिता देंगे। शाही जी, टिप्पणी लेना चाहूंगा। हम तो हमेशा सत्ता जीत के आए थे, आज पहली बार थोड़ी ना। देखिए, अभी अभिमन्यु जी जो है कह रहे हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस का जो है जो समाप्ति हो रही है उसकी चिंता कांग्रेस को नहीं है जी। जो 44 से 0 हो गए बंगाल में, और मैंने पहले भी कहा कि बंगाल में हम लोगों ने ये प्रयोग किया। लाकेट चटर्जी जी, नीतीश प्रमाणिक जी, बाबुल सुप्रियो उस समय हम लोगों के साथ थे, तो ये सबको चुनाव लड़ाया गया। कुछ लोग हारे भी, कुछ लोग जीते भी वहां, लेकिन हम 3 से 77 हो गए। मैंने कहा कि अगल बगल की सीटों पर जो प्रभाव पड़ा उनका, कांग्रेस 44 से 0 हो गई, उसका कहीं दर्द नहीं है। त्रिपुरा में इनकी सरकार चली गई, उसका कोई दर्द नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से सारे राज्यों में इनकी लगभग सरकार हुआ करती थी मिलजुल के, वो सब खत्म हो गया, वो कहीं उनको कोई चिंता नहीं है उसकी। लेकिन ये जरूर चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं को प्रदेश में क्यों भेजा जा रहा था। अरे हमारे यहाँ से कोई एक आवाज उठी कहीं भी? किसी ने ये नहीं कहा, जैसे विजय वर्गीय जी का आपने रेसू जी नाम लिया, मैं भी सुन रहा था, हर आदमी कहता मैं लड़ना नहीं चाहता, 27 साल बाद हाथ क्यों जुड़वाओगे, ये सब बयान आए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व का मैं इस फैसले को नहीं मानता हूँ और हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। कोई एक बयान दिखा दीजिए। ये होता है। और 3 बार अभिमन्यु जी ने आला कमान का नाम लिया। आप गांधी परिवार माइनस कर दीजिए, कांग्रेस खत्म है, नाम लेवा नहीं है कोई, न कोई नेतृत्व करने वाला है, न नियत है, न नीत है। लेकिन यहाँ पर जो रुद्र जी ने कहा कि सेकेंड लाइन तैयार होती है, सेकेंड लाइन तैयार होती है, वो सेकेंड लाइन तैयार हो रही है। और हर, चाहे अटल जी के समय में भी सेकेंड लाइन तैयार हुई, अब भी सेकेंड लाइन तैयार हो रही है, और नेताओं की भरमार है। जैसे इंडियन टीम में जो बेंच की स्ट्रेंथ है शानदार है, एक हटा तो दूसरा आकर सैकड़ा मार देता है, तो अगला सोचता है कि हम कहाँ रहे। तो ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में है। तीसरी बात, जो आप लोगों ने टिकट अभी नहीं दिया है, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे जिसको नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा तो भर चुकी है। अब छोटे मोटे जो दल है वो आएंगे, तो वहां भी नहीं है कि कांग्रेसी हमारी तरफ भाग के आएंगे। हमने तो लगभग घोषित कर दिया है। बहुत सी चीजें आप देखेंगे। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से आखिरी लाइन कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं, एक नहीं, 2-3 बड़े नेता, कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी और मदन लाल खुराना जी, इन लोगों ने एक बार कोशिश किया बाहर जाने की, लेकिन इनको जब पता चला वाकई कि भारतीय जनता पार्टी तो मेरे हृदय में है, फिर ये लोग वापस आए। और आज कल्याण सिंह जी का कद क्या था, वो एक समय देश में प्रधानमंत्री तक के वो थे। तो इसमें ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि वसुंधरा राजे जी किनारे हो रही हैं, शिवराज जी। अभी तक कुछ दिन पहले तक तो कांग्रेस के साथी शिवराज जी को टिकट नहीं दिलवा रहे थे। वो अचानक जब घोषणा हुई कि बुधनी से टिकट, सब लोगों का हो सकता है ना कि उन्होंने जो मतलब अपना दुखड़ा रोया था मंच से, उसके बाद भी आपको लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ चलिए टिकट दे देते हैं। उन्होंने तो भरे मंच से कहा था ना कि मैं चला जाऊंगा तो फिर बड़ा याद आऊंगा। हो सकता है आपने इसी वजह से उनको टिकट दे दिया हो। रेसू जी, अब उस बयान पर आइए। वो जो बयान था, कितना शानदार बयान, कितना काम कर गया, लोगों को याद है, आपको याद है, विपक्षियों को याद है, तो जनता को कितना याद होगा। यानी कि कमलनाथ की सरकार जब आई थी तो क्या स्थिति हुई थी, और मेरी सरकार अगर चली गई, आप लोग इंटैक्ट रहिए, हम परिवार चलाते हैं, हम पार्टी नहीं चलाते हैं। तो अगर हम यहाँ से हटे, हम मतलब शिवराज सिंह नहीं, हम मतलब भाजपा और हमारा भाजपा परिवार वहां से हटा, तो फिर आप लोगों की स्थिति वही होगी जो 15 महीने की सरकार में जिस बेदर्दी से आपको रखा गया था, वही स्थिति होने वाली है। उसका पॉजिटिव आप लोग। चलिए, मैं अभिमन्यु जी से एक जवाब ले लेती हूँ इस पर जरा। देखिए रेशु जी, मैं कहना चाहूंगा, शाही जी जो बोल रहे हैं वो सब बातें भाजपा के कार्यालय में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो इनके चाणक्य है, वो चाणक्य मध्य प्रदेश भी गए थे। पिछली बार क्या हुआ था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, कर्नाटक में बनी थी, महाराष्ट्र में बनी थी, गोवा में बनी थी क्या? इनसे पूछा जाए हरियाणा में बनी थी क्या? कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। ये तो व्यापक प्रचार तंत्र के सहारे टिके हुए हैं, क्योंकि हम हमारे 2 वाले जो इनके चंद पूंजीपति हैं, वो उनको
वो पैसा खर्च करते हैं। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं, भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे शुरू में, भ्रष्टाचारी जो है जिसका नाम कैग ने दिया, आपने उनको पकड़ने की जगह उनको ट्रांसफर कर दिया। रोजगार की बात जब नौजवान मांगते हैं, रोजगार पूछते हैं, आपने कहा 30 करोड़ रोजगार हो जाए, वो रोजगार है कहाँ? रोजगार के बारे में चर्चा में किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, आप उनको लाठी दे रहे थे। आपने राजस्थान में रेप की बात करी। मैं तो कहना चाहूंगा कि जिसके पोस्टर पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे हो, कुलदीप सेंगर जैसे हो, स्वामी चिन्मयानंद जैसे हो, वो दूसरे को क्या पाठ पढ़ाएंगे? मणिपुर की हिंसा पे जो मौन रहे और इजराइल पर बहुत लंबी लंबी बातें करें, तो ये इस देश में हो रहा है। जनता सब कुछ देख रही है। देखिए, जनता भावनात्मक मुद्दों की जगह जो असल मुद्दे है, रोटी का मुद्दा असल मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा असल मुद्दा है, महंगाई का और चिकित्सा का, शिक्षा का, किसानी का, जो छोटे व्यापारी को आपने गलत तरह से जिस तरह जीएसटी लगाई हुई है, ये जो अच्छा, ये तो बताइए त्यागी जी, आप किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? प्रियंका गांधी जाती हैं, हिमाचल में गई तो दादी के नाम पर उन्होंने वोट बटोरे, कर्नाटक में गई तो दादी याद आ गई, अब मध्य प्रदेश में पहुंची तो दादी याद आ गई, छत्तीसगढ़ जाती है तो दादी याद आती हैं, कभी कहती हैं दादी जैसी दिखती हूँ, मेरी दादी ने देश के लिए क्या क्या किया वो बताती है। महापुरुष थी। आप ये बताइए ना कि दादी के किस्से सुनाने के अलावा आप लोगों ने खुद भी कुछ किया है या नहीं, सिर्फ दादी के नाम पर ही वोट बटोरेंगे? देखिए रेशु जी, कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद से, जब देश आजाद हुआ था, एक ओल पिन की फैक्ट्री देश में नहीं थी और जच्चा बच्चा की मौतें हो जाती थी। सीएससी पीएससी अस्पतालों के निर्माण करे, गांव की छोर पर पहुंचा दिए। प्राइमरी स्कूल बनाए, प्राइमरी स्कूल से पढ़ने वाला छात्र यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा बाद में, और वहाँ 2000 से 2500 रुपए आज भी फीस। और मेडिकल कॉलेज खोले, आईआईटी खोले, दुनिया भर के तमाम संस्थान जो बड़े बड़े हैं, वहाँ से आईआईटी आईआईएम का छात्र आज पहुंचा हुआ है। और बांध बनाए, इस तरह नवरत्न कंपनियां बनाई, सेल लेल गेल वेल, इसी तरह इस देश का निर्माण किया गया। सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने इतनी नीतियां बनाई, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, मनरेगा, दुनिया भर की नीति मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई कि जिससे 28 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। 40 करोड़ लोगों को उस दौरान राशन मिलता था। ठीक है, जो बातें आप यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं, ये प्रियंका गांधी को भी बता दीजिए, राहुल गांधी को भी बता दीजिए, कम से कम चुनाव का समय है, दादी से हटकर भी वो लोग कुछ बात कर लें। दादी तो उनकी है ही। हाँ, नहीं, दादी है हर जगह सिर्फ दादी को लेकर बात करना, हर जगह दादी के नाम पर वोट बटोरना, ये तो सही नहीं है ना, ये तो सही नहीं है। सही तो ये ऐसे तो महान परिवार में पैदा होना ही गर्व की बात है। और ऐसे परिवार पर जिसपे ये लोग हमेशा घेरते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन हमेशा से जिन्होंने देश हित के लिए काम किया है, ऐसे परिवार पे पूरे भारतवर्ष की जनता को हमेशा से गर्व है, गर्व है। ठीक है पीयूष बंद जी, मैं इस पर आपकी भी टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, आपने सुना भी होगा कि कितनी बार जब प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी तो जनता से दादी के नाम पर उन्होंने वोट बटोरे। कर्नाटक में भी उन्होंने वही किया, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भीतर भी वो वही कर रही हैं। क्या ये फॉर्मूला वहां पर काम आ पाएगा? देखिए रेजू जी, क्या है कि भारतीय जो मतदाता या कह रहे जनमानस है, थोड़ा सा वो भावना प्रधान रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि चुनावों के टाइम में लगातार भावनात्मक जो मुद्दे हैं या भावनात्मक बातें कही जाती हैं। मोदी जी लगातार अपनी गरीबी का बखान करते हैं, मैं चाय वाले का बेटा और मैं ये रहा वो रहा, वो ये कहते हुए हर बार ये बात वो कहते हैं जब चुनाव करीब आते हैं। तो एक भावनात्मक रूप से जो है वो, और चूंकि कांग्रेस के पास जो है कि वो एक बलिदान देने वाली बात है कि प्रियंका गांधी के पिताजी ने उनकी दादी नहीं हो, पूरे देश के लिए, क्योंकि देश का मुद्दा उठाती है, भारतीय जनता पार्टी भी उठाती है, कांग्रेस पे जो आरोप लगाती है, तो वो इस तरह की बातें वहाँ करती है वो। लेकिन यही बातों से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से चुनाव के माहौल में होता है, आप भावनात्मक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसमें बाहर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या काम किए हैं वो ज्यादा मायने रखता है और वो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना ही होता है। तो चाहे आपकी कांग्रेस राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हो, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार करे। लेकिन देखिए सबसे मजेदार बात ये देखिए, मतदाता करे तो क्या करे, हर सरकार जो है उसको भ्रष्टाचार लगता है। वो दूसरी पार्टी है भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आती है चुनाव में और फिर वो भी भ्रष्टाचार में। आप याद कीजिए वसुंधरा राजे
वसुंधरा राजे के खिलाफ भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप था और उसी में, और यहाँ तक कि सचिन पायलट ने भी ये बात कही गहलोत जी से कि आप और उनके खिलाफ खड़े हो गए कि आपने उन आरोपों की जांच नहीं कराई वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा के फिर सत्ता में आना चाह रही है। बड़ी ये बड़ा भारतीय राजनीति की बड़ी त्रासदी है ये, और यही हमने मध्य प्रदेश में देखा था। अमरनाथ पे वही आरोप, अभी जो है वहाँ पे चौहान जो है उनके ऊपर वही आरोप, जैसे आप राशन घोटाला 100 करोड़ रुपए उसमें आरोप लगा है, व्यापम का आरोप बहुत पहले लगा है जिसमें सब इधर उधर कर दिया पूरा मामला, दलितों को आदिवासियों के साथ अत्याचार जहाँ हो रहे हैं तमाम बहुत से हैं। तो भ्रष्टाचार हर सरकार करती है, उस पर इल्जाम लगते हैं, तो फिर लौट के भी आती है, दूसरी पार्टी उस पर लगती है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि ये हताशा भरा भी है मतदाताओं के लिए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जिसको भी वो चाहते हैं लेके आते हैं, बाकी वो फिर जो है कि वैसा ही व्यवहार करने लगता है जिसके खिलाफ वो बात करता है। तो इसी उम्मीद लगी थी शायद आम आदमी पार्टी ने एक जराई थी, लेकिन वो भी उसी राह पे निकल पड़ी है। तो सच में कहें तो ये बहुत बड़ी समस्या है और मतदाताओं के सब बहुत बड़ी जो है ये दिक्कत की बात बिल्कुल। आज के समय में ये नहीं कह सकते हैं कि किसी के दामन में दाग नहीं लगे हैं, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के दामन में दाग लगे हैं, लेकिन बस अपनी पार्टी के दामन के दाग दिखाई नहीं देते हैं, दूसरी पार्टी के दामन के दाग बड़े साफ साफ नजर आते हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, हम हर बार देखते हैं कि चुनाव से पहले कोई ना कोई मुद्दा चुनाव के इर्द गिर्द नजर आता है और जिस पर चुनाव जीतने का पूरा फोकस पार्टियां तैयार कर लेती हैं। हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा छाया रहता है, कभी चुनाव से पहले राम आ जाते हैं, कभी हनुमान के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं और इस बार ओबीसी का कार्ड खेला जा रहा है। चुनाव से पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, क्या ये ओबीसी कार्ड उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जा पाएगा? देखिए ऋषि जी, कोई भी जो मुद्दा होता है ना, उस मुद्दे के साथ आपको जुड़ के रहना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक क्षणिक समय के लिए आप किसी बात को उठा दीजिए और वो बात मुद्दा बन जाएगी। इस देश में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और उस पर जो पार्टी मजबूती के साथ लंबे समय तक काम करती है उसको उसका फायदा मिलता है। राहुल गांधी जी आज के समय में एक ऐसे मतलब गठबंधन में आप कह लीजिए ऐसे लोगों की संगति में हैं कि जिन्होंने उनके परामर्श से उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया। ये कांग्रेस का कभी मुद्दा था नहीं और अभी उन्होंने इस मुद्दे को समझने में उनको वक्त लगेगा, तब तक बहुत सारी चीजें देश से निकल जाएंगी। क्योंकि अभी जैसे जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है, वो केंद्र का मुद्दा होता है। एक छोटी सी बात आप बताइए कि 24 में जनगणना होना बीजेपी करा देगी, कहाँ से मुद्दा रह गया? सारा मुद्दा खत्म हो गया। इसमें बीजेपी को कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी होने वाला है, क्योंकि जातिगत जनगणना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद क्या होना है, अब जैसे नीतीश कुमार जी को ये सूट करता है बिहार में, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जातिगत समीकरण हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो गणना कराई थी 26-27 उसमें बिंदु हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ जाति के आंकड़े जारी किए, बाकी आंकड़े कहाँ हैं? और उस आंकड़े का वो करने वाला क्या है? सवाल तो ये है ना कि आप जाति जान लीजिए, लेकिन उसके साथ आप क्या करेंगे? तो सवाल ये है कि राहुल गांधी जी चीजों को समझने से पहले बोल जाते हैं। अभी आप कह रहे थे प्रियंका जी दादी की बात कह रहे थे, प्रियंका जी सच बोलती हैं, क्योंकि प्रियंका जी के पास राजनीति में बोलने के लिए है क्या? उनके पास इसके सिवा क्या है? आप एक बात बताइए, जब चुनाव का समय आता है तो प्रियंका जी को एक मॉडल के तौर पर पेश कर देती है कांग्रेस, वो चुनाव में जाकर के प्रचार करती हैं। आप बताइए कि एक समय था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने लड़की है लड़ सकते का नारा दिया, वो नारा यूपी के बाद खत्म हो गया। भाई वो नारा राजस्थान में भी हो सकता था, हिमाचल में भी हो सकता था, कर्नाटक में भी होता, गुजरात में भी होता। तो सवाल ये है ना कि प्रियंका जी सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव प्रचार के लिए आती हैं और उनके पास एक ही सब्जेक्ट है बोलने के लिए कि मैं अपनी दादी की तरह दिखती हूँ और मेरी दादी ने या मेरे पिताजी ने यही काम किया, क्योंकि उस वाकई उन्होंने पार्टी के लिए तो कुछ किया नहीं है। तो इन चीजों को जब तक पार्टी समझेगी नहीं, क्योंकि देखिए अब जनता बहुत तेज हो गई है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे, वो जान जाते हैं। आज के डेट में सबके हाथ में टेक्नोलॉजी है, देश युवाओं का देश है। आप कोई भी बात बोल रहे होते हैं, उसी दौरान वो गूगल पे सर्च कर लेता है कि आप क्या सही बोल रहे हैं या क्या गलत बोल रहे हैं।
और उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है। तो ऐसे जो नेता हैं, राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, देश के लिए उनके पास बहुत समय है, तो उनको ये सारी चीजों का गहन अध्ययन करना चाहिए, फिर उसके बाद आगे जाना चाहिए। इतने अच्छे उन्होंने नहीं रखे हैं, तो सलाहकार अच्छे रखने की जरूरत है शायद उनको। आजकल ऋषि जी सलाहकारों के हाथ में है। आजकल वो लालू जी और नीतीश जी के बीच में बैठ रहे हैं ना, तो वही दोनों लोगों से सलाह ले रहे हैं और उनकी सलाह इनकी शादी कराने की है। तो आप सोच लीजिए क्या हो रहा है। अब ये सवाल अभिमन्यु जी से पूछेंगे तो वो भी मुस्कुरा कर ही जवाब देंगे। समय का भी अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।